हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप पे वेलकम करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम मौर्य ये गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन या गुप्ता एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी और जो कुछ इम्पोर्टेंट उस गुप्ता पीरियड में हुआ उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से मौर्याज के बाद गुप्ताज ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी के जो भी इम्पोर्टेंट रूलर थे उन सबको हमने पढ़ा और देखा, डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, गुप्ता प्रशासन के बारे में, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो रूल किंग होता था, जो राजा होता था, किंग यानी राजा, वो टॉप पे होता था, राजा। ठीक है, और यही ऑल पावर का सोर्स था, सारी शक्तियों का स्रोत होता था। राजा में सारी पावर होती थी, फाइनल डिसीजन राजा ही लेता था। ठीक है, ऑल पावर इसमें। ठीक है, और फाइनल डिसीजन ये लेता था। ठीक है, फाइनल डिसीजन, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजा ही सारी शक्तियों का स्रोत होता था और सेंटर में होता था। प्रशासन के केंद्र में, सेंटर में कौन होता था? राजा। जो सारी शक्तियां, सारी पावर, सारी शक्ति किसके अंदर? राजा में ही होती थी। और अंतिम डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेता था? निर्णय, ठीक है, राजा ही लेता था। ठीक है, और राजा की हेल्प के लिए क्या होती थी? एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती थी, मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी एक, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स। ठीक है, मंत्री परिषद। और कुछ सेंट्रल प्रशासन के कुछ इंपोर्टेंट ऑफिसर्स थे, अधिकारी होते थे। ठीक है, इस सेंट्रल प्रशासन में राजा की हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती थी, मंत्री परिषद होती थी एक। और राजा को असिस्ट करने की, राजा की हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन में कुछ सेंट्रल लेवल के, केंद्रीय स्तर के कुछ इंपोर्टेंट ऑफिसर्स, अधिकारी होते थे। ठीक है, जैसे कि कुमारामात्य। ठीक है, कुमारामात्य हो गया। ठीक है, और संधि विग्रह, संधि विग्रह, युद्ध मंत्री होता था, युद्ध और संधि, युद्ध मंत्री। ठीक है, जो किसके साथ वॉर करना है, युद्ध करना है, नहीं करना है। ठीक है, संधि के साथ करनी है, नहीं करनी है, ये होता था। महादंड नायक होता था। ठीक है, महादंड नायक जो मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश, महादंड नायक हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया। एक बालाधिकृत होता था, बलाधिकृत जो सेना का मुख्य सेनापति। ठीक है, सेनापति, बलाधिकृत। ठीक है, हो गया ये। तो ये कुछ इंपोर्टेंट अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, जैसे बालाधिकृत। ठीक है, बलाधिकृत, सेनापति, महादंड नायक जो हो गया, मुख्य न्यायाधीश, संधि एक युद्ध मंत्री होता था जो युद्ध और वार वगैरह, कुमार अमात्य। ठीक है, कुछ और ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, महादंड नायक कौन हो गया था? ये मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। बलाधिकृत होता था, ये कौन होता था? सेनापति। ठीक है, और कुछ ऑफिसर्स लिख रहा हूं, जैसे कि महापक्ष पटालिक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे महापक्ष पटालिक जो लेखा विभाग था उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था ये। ठीक है, महापक्ष पटालिक लेखा विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी था, जो सारा पूरा रिकॉर्ड्स रखता था, पूरा आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखता था। ठीक है, महापक्ष पटालिक, क्लियर है। भंडागाराधिक होता था एक, महाभंडाधारिक।
जो राजकीय कोष का अधिकारी होता था, राजकीय राजकोष का, ठीक है, राजकोष का अधिकारी, क्लियर है। तो इस तरह से ये कुछ ऑफिसर्स थे इस टाइम पीरियड में, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, सेंट्रल उसमें कुछ ऑफिसर्स होते थे ये, ठीक है, हाँ जी, हो गया इतना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, मौर्य प्रशासन में जो किंग था, जो राजा था, वो सारी शक्तियों का स्रोत होता था, फाइनल डिसीजन वही लेता था, ऑल पावर उसी में थी। उसकी हेल्प के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी, और सेंटर में कुछ ऑफिसर्स होते थे जो उसके हेल्प करते थे, जैसे कि कुमार अमात्य, संधि विग्रह, युद्ध और युद्ध मंत्री, ठीक है, संधि वगैरह और युद्ध वगैरह का सारा काम ये देखता था। महादंड नायक, मुखियाधीश, बलाधिकृत हो गया सेनापति, महापचपटालिक हो गया लेखा विभाग का अधिकारी, ठीक है, पूरा जो आय व्यय का सारा रिकॉर्ड रखता था। भंडारी अधिकृत हो गया राजकोष का अधिकारी। तो ये कुछ सेंट्रल लेवल के कुछ ऑफिसर्स थे जो हेल्प करते थे किसकी, राजा की प्रशासन में, ठीक है। तो ये रहा, और पूरा जो एम्पायर था, पूरा जो साम्राज्य था वो, ठीक है, जो पूरा साम्राज्य था, साम्राज्य वो किस में बटा हुआ था, प्रांत में, स्टेट, प्रांत। और स्टेट प्रांत क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे, भुक्ति या प्रदेश, ठीक है, भुक्ति या प्रदेश। इसका जो अधिकार होता है उसको ऊपरी कहते थे, ऊपरिक, भोक्ता, ठीक है। तो प्रांत किस में बटे हुए थे, भुक्ति या प्रदेश। इसका अधिकारी जो होता तो क्या कहलाता था, ऊपरिक या भोक्ता कहलाता था। प्रांत के नीचे क्या होते थे, जिला, ठीक है, जिला, जिला को विषय बोला जाता था, क्या बोला जाता था, विषय कहा जाता था। और इसका जो अधिकारी था उसको विषयपति बोलते थे, विषयपति, विषयपति, क्लियर है, हाँ जी। और फिर जिले से नीचे कुछ गांवों का समूह होता था, ठीक है, गांवों का समूह, जिसको पेट कहते थे, क्या बोला जाता था, पेट बोला जाता था। किसी अधिकारी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। और सबसे जो निचली इकाई थी उसको गांव कहा जाता था, ठीक है, प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वो गांव थी। और इसका जो अधिकारी था उसको क्या क्या बोलते थे, ग्रामिक, ग्रामिक या मेहतर, मेहतर यानी मुखिया, ठीक है, गांव का जो मुखिया होता था, समझ रहे हैं। तो सबसे प्रशासन की जो छोटी इकाई थी वो गांव थी, और उसका जो ऑफिसर, जो अधिकारी होता था, जो देगा, वो ग्रामिक या मेहतर या गांव का मुखिया कहलाता था। जो जमीनों के बारे में या जो भी कोई ग्राम लेवल पे कोई निर्णय लेना है, कुछ देखना है, तो यही एक यहाँ पे देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, गांव का मुखिया, मेहतर, मुखिया या ग्रामिक। तो इस तरह से पूरा एम्पायर था वो इस तरह से बटा हुआ था। मौर्याज की तरह इतना पूरा सेंट्रलाइज नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के कुछ हमको तत्व यहाँ पे दिखाई देते हैं इस गुप्त प्रशासन में, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से इनका ये प्रशासन था और प्रशासनिक व्यवस्था थी। कुछ ऑफिसर्स जो थे उनको कुछ एक व्यक्ति को कई कई पद दिए हुए होते थे, कई कई पोस्ट थी। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑफिसर्स थे उनके पद धीरे धीरे, कुछ ऑफिसर्स के पद वंशानुगत हो गए थे। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण यहाँ पे प्रशासन में थोड़ा सा हमको दिखा देता है। और ऑफिसर्स को नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे वेतन के बदले में भूमि दान भी दिया जाने लगा, उनको भूमि भी वेतन के बदले में दी जाने लगी। तो इस तरह से यहाँ से हम एक डिसेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट या विकेंद्रीकरण के तत्व हमको मौर्य प्रशासन, सॉरी, इस गुप्त प्रशासन में दिखाई देते हैं। जबकि मौर्य प्रशासन पूरा सेंट्रलाइज था, वहां पे केंद्रीकरण अधिक था, ठीक है। तो ये इनका हमने प्रशासन देखा, क्लियर है इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, हो गया है, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से ये मौर्य प्रशासन कंप्लीट होता है। अब हम इनकी इकोनॉमी को देख लेते हैं। मौर्याज टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी उसको देख लेते हैं। मौर्याज इकोनॉमी, मौर्याज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था, ठीक है। और मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी
सॉरी, गुप्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। गुप्त अर्थव्यवस्था, हम गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने गुप्ता प्रशासनिक व्यवस्था को देखा है गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य में, और अब हम गुप्त वंश की या गुप्त साम्राज्य की या गुप्ता पीरियड की क्या देखते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो गुप्त टाइम पीरियड में इकोनॉमी जो है अच्छी ग्रो कर रही थी। जो एग्रीकल्चर है, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की एक तरह से रीढ़ होता था। एग्रीकल्चर मेन सेक्टर होता था इकोनॉमी के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि था, वो काफी विकसित थी, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की एक तरह से जान थी ये कृषि, एक बैकबोन थी कृषि, एग्रीकल्चर जो सेक्टर था। और यहाँ पे कृषि जो है काफी अच्छी अवस्था में थी। कृषि में के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए काफी राज्य के द्वारा कोशिश की जाती थी। जैसे कि हमको पता चलता है कि यहाँ पे स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो सिंचाई जो है राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा भी सिंचाई के लिए प्रबंध किए जाते थे। तो एग्रीकल्चर काफी अच्छी अवस्था में थी। और जो टैक्स लगता था, जिसको भाग कहते थे, ठीक है, भाग, जो भूमि कर था उसको भाग कहते थे। और ये उत्पादन का कितना वसूला जाता था, उत्पादन का ये जो भाग होता था, उत्पादन का 1/6 कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है, टैक्स के रूप में 1/6। तो हमारी बात है, तो भूमि पर लगने वाला जो टैक्स था, जो कर था, उसको भाग कहते थे, ठीक है। क्या होता था ये, लैंड टैक्स था, भूमि पर लगने वाला टैक्स जिसको भाग कहा जाता था। और ये उत्पादन का कितना वसूला जाता था, 1/6। क्लियर है, 1/6। और राज्य के द्वारा सिंचाई के लिए भी प्रबंध किए जाते थे। सिंचाई, राज्य के द्वारा सिंचाई के लिए भी प्रबंध किए जाते हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त के द्वारा हमें पता चलता है, स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, ठीक है। और इस गुप्ता साहित्य में हमें पता चलता है, गुप्त साहित्य में हमें सिंचाई के लिए कुछ शब्द आए, जैसे कि घंटी यंत्र या अर्घट, ठीक है। तो घंटी यंत्र या अर्घट से हमें सिंचाई व्यवस्था के बारे में पता चलता। कुएं की भी व्यवस्था होती थी, सिंचाई के लिए कुएं की भी व्यवस्था होती थी। तो गुप्ता साहित्य में घंटी यंत्र या अर्घट जैसे कुछ शब्द मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सिंचाई की व्यवस्था होती थी, ठीक है। और कुएं के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था होती थी। और स्कंदगुप्त ने सिंचाई के लिए गुजरात में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। क्लियर है। तो एग्रीकल्चर में काफी विकास हुआ, या कृषि के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था। क्लियर है। और कृषि थी, पशुपालन भी होता था, ठीक है, पशुपालन भी होता था, पशुपालन, पशुपालन। और अब हम बात करते हैं व्यापार की, ठीक है। व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था, व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। क्लियर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, घंटी यंत्र अर्घट वगैरह से हमें सिंचाई के बारे में पता चलता है। गुप्ता साहित्य में हमें घंटी यंत्र या अर्घट के बारे में पता चलता है, जिसे सिंचाई वगैरह की व्यवस्था होती थी, ठीक है। कुएं के द्वारा भी सिंचाई वगैरह की व्यवस्था होती थी। और सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने गुजरात में सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्लियर है इतना। और जो टैक्स था उसको भाग कहते थे, भूमि कर, ठीक है। उत्पादन का 1/6 इसको वसूला जाता था। पशुपालन भी होता था। और हम बात करते हैं ट्रेड की यानी व्यापार की। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो व्यापार भी काफी अच्छी अवस्था में था, व्यापार, ठीक है, व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था। और विदेशों के साथ भी व्यापार होता था, जैसे कि रोमन साम्राज्य के साथ, रोमन साम्राज्य, ठीक है, चीन के साथ, ठीक है, ईरान हो गया, अरब हो गया, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, चीन के साथ, ईरान के साथ, अरब देशों के साथ, और दक्षिण पूर्व एरिया के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। क्लियर है। तो व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था, ठीक है, विदेशी जो व्यापार था। क्लियर है यहाँ पे। और व्यापारी जो लोग थे वो दूर दराज तक व्यापार किया करते थे।
और व्यापारियों के जो मुखिया थे, ठीक है, व्यापार काफी अच्छी उन्नत अवस्था में था, ठीक है, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्राफ्ट से बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय थे, काम धंधे थे, समझ में आ रही बातें। और जो व्यापारियों का जो मुखिया होता था, जो मर्चेंट का जो हेड होता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था। क्या बोला जाता था उसको? सार्थवाह, ठीक है, ठीक है, जो व्यापारियों का मुखिया होता था, व्यापारियों का मुखिया सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारी को मतलब क्या कहा जाता? सार्थवाह। और जो व्यापारी होते थे वो अपना एक समूह बनाकर या श्रेणी में वो संगठित होकर रहते थे, ठीक है, श्रेणी। तो इस समय श्रेणियों का या गिल्ड जिनको कहते हैं, श्रेणी या गिल्ड का काफी महत्व था। और व्यापारी लोग जो था अपना ग्रुप बना के रहते थे, व्यापारी लोग जिसको श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी में संगठित रहते थे वो, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, ठीक है। तो व्यापारी लोग अपने ग्रुप बना के रहते थे, ऑर्गेनाइज होकर रहते थे, जिसको श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था, श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था, ठीक है। और कुछ व्यापारिक श्रेणियों को तो क्वाइंस वगैरह, सिक्के वगैरह चलाने का भी क्या था, उनको अधिकार था। और गुप्ता टाइम पीरियड में जो मुद्रा व्यवस्था है, मुद्रा अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, ठीक है, यानी सिक्के वगैरह का काफी प्रचलन था, मुद्रा अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी गुप्ता टाइम पीरियड में, नोट कर लो इसको। सार्थवाह व्यापारी को मुखिया सार्थवाह कहलाता था। व्यापारी लोग ग्रुप बना के रहते थे, ऑर्गेनाइज होकर रहते थे, जिसको व्यापारी के समूह को क्या बोला जाता? ग्रुप को गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी, ठीक है। मिटा दिए, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और अब मुद्रा अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी गुप्ता टाइम पीरियड में, सोने चांदी के सिक्के चलाए जाते थे जो, और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्हीं गुप्त वंश के राजाओं ने चलाए थे, ठीक है। और इन सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? दीनार कहा जाता था, दीनार। तो गुप्ता टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिनको दीनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे इनके द्वारा, गुप्त राजाओं के द्वारा चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में जो, जैसे जैसे गुप्ता टाइम पीरियड का जब स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड से धीरे धीरे जो है मुद्रा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, व्यापार थोड़ा सा गिरता जाता है, नगर भी थोड़े थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर गुप्ता टाइम पीरियड के लास्ट में आते आते एक तरह से व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे कम हो रहा था, नगरों का भी धीरे धीरे एक पतन हो रहा था, सिक्के पहले की अपेक्षा कम धीरे धीरे हो रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा सा गिरावट देखी गई है व्यापार में और अर्थव्यवस्था में बाद के गुप्त वंश के शासकों के समय। क्लियर है? तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो है काफी अच्छी थी। और फाइयान एक जिक्र करता, फाइयान कहता है, फाइयान जो होता है कि विदेशी यात्री था, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। और फाइयान ये कहता है कि भारत में जो लोग हैं वो लेन देन कौड़ियों में करते थे। वो कहता है कि भाई सिक्के वगैरह का प्रचलन कम था, वो बाद वाले टाइम पीरियड में उसने देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी अर्थव्यवस्था थी, क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त वंश की सोसाइटी के बारे में, ठीक है, गुप्त वंश की सोसाइटी, गुप्त वंश की सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी इनका समाज कैसा था? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था यानी समाज, सामाजिक व्यवस्था यानी समाज, ठीक है। तो गुप्ता टाइम पीरियड में जो समाज का जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, ठीक है। चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अब वर्णों के अलग अलग उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। एक तरह से ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था, या ऊपर के जो दो वर्ण थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनका बहुत ज्यादा सोसाइटी में प्रभाव था, कंट्रोल था, और इनके पास बहुत सारे राइट्स थे। तो एक तरह से इस वर्ण व्यवस्था को फिर से अच्छे से सही से स्थापित करने पर बल दिया गया, ठीक है। सबके अलग अलग कार्य जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए, नियम बना दिए गए, ठीक है। और समाज में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका प्रथम स्थान था, ठीक है। और उनको बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं और छूट दे रखी थी। तो इस तरह से ब्राह्मणवादी तत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव था सोसाइटी में, समाज में। क्लियर है? और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने पर ज्यादा फोकस किया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से बंटवारा समाज का रहना चाहिए।
और ऊपर के जो 2 वर्ग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको बहुत सारी सुविधाएं और विशेष अधिकार थे। इनका ही ज्यादा कंट्रोल था पूरी सोसाइटी पर। क्लियर है? तो इस तरह से वर्णावस्था पे ज्यादा फोकस था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो चारों वर्णावस्था थी। ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए थे। ब्राह्मणों को काफी अधिकार थे, विशेष अधिकार थे उनको। जैसे एक जगह कहा गया है कि 10 वर्ष जो ब्राह्मण है, 10 वर्ष का ब्राह्मण किससे श्रेष्ठ है? 10 वर्ष के ब्राह्मण को 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, मतलब कि भैया कि 10 वर्ष का जो ब्राह्मण है वो 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, उससे योग्य है, उससे बड़ा है, वो उससे ऊपर है। तो इस बात से पता चलता है कि ब्राह्मणों का कितना ज्यादा कंट्रोल था सोसाइटी पे, या उनका ऊंचा स्थान था, प्रथम स्थान था, और उनको बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको, ब्राह्मणों को। ठीक है, समझ में आ रही बातें? और समाज के इस तरह से डिवीजन पे ज्यादा, बंटवारे पे और वर्णावस्था पे ज्यादा फोकस किया गया था। फिर से पुरानी इस वर्णावस्था को अच्छे से स्थापित किया गया। क्लियर है? और यहाँ पे समाज में अगर हम देखते हैं तो जो स्त्री थी, महिलाएं थी, उनकी स्थिति में क्या आती है? गिरावट देखी जाती है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में क्या है? गिरावट देखने को मिलती है महिला की स्थिति में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब बाल करते हैं तो पर्दा प्रथा का अवस्था थी, पर्दावस्था। ठीक है, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाल विवाह होते थे। ठीक है, बाल विवाह होते थे, और महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में हमको गिरावट देखने को मिलती है। पर्दावस्था थी, पर्दा सिस्टम था, बाल विवाह था, महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और समाज में हमको पहली बार यहाँ पर हमको लिखित में हमको सती प्रथा के बारे में पता चलता है। सती प्रथा, एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख एमपी में, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में पहली बार लिखित में जानकारी मिलती है। ठीक है, एरन अभिलेख एमपी। तो इस एरन अभिलेख से पता चलता है कि भाई एक भानुगुप्त का अभिलेख है ये। एरन अभिलेख किसका है? कौन से राजा का है ये? भानुगुप्त राजा का अभिलेख है ये, भानुगुप्त का, भानुगुप्त। ठीक है, एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त राजा का है, और जिसमें पहली बार लिखित में हमको सती प्रथा के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम पहली बार रिटर्न एविडेंस, लिखित साक्ष्य सती प्रथा का कहां से मिलता है? गुप्त वंश के समय मिलता है। और कहां से? एरन अभिलेख से, एमपी में, जो भानुगुप्त नाम के राजा का है। और उसमें पहली बार हमको पता चलता है कि सती प्रथा काफी समाज में प्रचलित थी। गोपराज नाम का एक सेनापति था जिसकी पत्नी सती हो गई थी। हमारी बातें, तो इस तरह से समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई, और समाज में पर्दावस्था थी, दास प्रथा भी थी। ठीक है, समाज में दास प्रथा भी थी। क्लियर है? हाँ जी, हाँ, महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, थोड़ा शिक्षा का अधिकार था, लेकिन ओवरऑल देखे तो वुमेन्स का जो स्टेटस था वो काफी डिक्रीज हुआ है, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई है। क्लियर है इतना? तो इस तरह से दास प्रथा है समाज में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। सती प्रथा का लिखित हमको साक्ष्य यहाँ से मिलता है, एरन अभिलेख से, 510 भानुगुप्त का भी लेख है। ठीक है, और पर्दा अवस्था थी, और बाल विवाह भी होते थे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको नोट करो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज में जो शूद्र हैं उनको, शूद्र को थोड़ा सा काफी अधिकार थे। अब शूद्र जो है खेती बाड़ी या कृषक के रूप में थे। ठीक है, वो खेती कर सकते थे। शूद्रों की अवस्था में यहाँ पे, शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ है? यहाँ पे सुधार हुआ है। ठीक है, अब वो कृषक या खेती बाड़ी कर सकते थे, कृषक बन सकते थे। ठीक है, शूद्रों को एक तरह से सेना में भी भर्ती किया जा रहा है, वो सैनिक के रूप में भी सेवा दे सकते हैं। अब वो सैनिक के रूप में भी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, और शूद्रों को और भी कई अधिकार दे, जैसे कि वो पुराण सुन सकते हैं। ठीक है, पुराण, महाभारत, रामायण। ठीक है, तो इस तरह से अब शूद्रों को
पुराण महाभारत रामायण आदि सुनने का भी अधिकार मिल गया। महिला को भी पुराण महाभारत रामायण सुनने का अधिकार था, तो ऐसे ही शूद्रों को भी पुराण महाभारत या रामायण सुनने का क्या मिल गया था? अधिकार मिल गया था। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इस गुप्ता टाइम पीरियड में शूद्रों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। ठीक है, और ये कृष्ण एक जो भगवान थे, कृष्ण भगवान की पूजा भी कर सकते थे। कृष्ण भगवान की कर सकते थे पूजा भी ये कर सकते थे। तो इस तरह से शूद्रों को काफी मतलब शूद्रों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। और यहाँ पे कहते हैं कि जो वैश्य थे, जो कृषक थे, खेती बाड़ी भी करते थे और व्यापार भी करते थे, उनकी स्थिति में थोड़ा सा मतलब गिरावट देखने को मिलती है। समझ में आ रही बातें? तो ये कुछ इस समाज की मेन मुख्य मुख्य बातें थी। क्लियर है? ठीक है, हो गया इतना। ब्राह्मण जो था उसका कार्य था शिक्षा, दान, पढ़ाई वगैरह, लेकिन वो कई बार अपने उस कार्य से हटके भी और अन्य कार्य भी अपना सकता था। और यहाँ पे अछूत अछूतों के बारे में जिक्र मिलता है। अछूत जो लोग थे, ठीक है, ठीक है, अछूत लोगों के बारे में मिलता है और कहते हैं कि अछूत लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी, संख्या में। और जैसे कि चंडाल वगैरह को अछूत माना गया है, फाया ने जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अछूत जो लोग थे उनकी संख्या में काफी यहाँ पे संख्या में बढ़ोतरी होती है। चंडाल वगैरह को अछूत माना गया है। अनटचेबिलिटी का यहाँ पे हम विकास देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी यानी अछूत जो व्यवस्था थी उसका। चंडाल वगैरह जो होते थे ये मांस और शराब पीते थे और गांव के बाहर रहते थे, और जब ये गांव में आते थे तो कहते हैं कि कुछ आवाज करते हुए, ढोल बजाते हुए आते थे, जिससे कि लोग हट जाएं। और कहते हैं अगर इनकी किसी पे दृष्टि पड़ गई या इनको किसी ने देख लिया, इनकी किसी पे पड़ गई छाया या परछाई, तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से अछूत वाली जो व्यवस्था है वो यहीं से शुरू होती है और अछूतों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। बयान अछूतों के बारे में काफी जिक्र करता है। चंडालों को अछूत बताया गया है और इसमें भी जो अलग 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 व्यवसाय करने वाले लोग थे वो अब उनकी जाति बन गए। जैसे धोबी, कपड़े धोने वाले धोबी एक अलग जात बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पेशेवर समूह थे वो बहुत सारी जातियां बन गई थी। और समाज में पहली बार जो कायस्थ है वो यहीं पे देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य ने पहली बार कायस्थों का जिक्र किया है। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने पहली बार कायस्थों का जिक्र किया है। कायस्थ, ठीक है, तो ये कौन होते थे? एक तरह से लेखा का कार्य करते थे, अकाउंटेंट होते थे, क्लर्क का काम करते थे, आय व्यय का ब्यौरा रखते थे। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने पहली बार कायस्थों का जिक्र किया है और यहाँ से फिर कायस्थ जो है वो एक अलग जाति बन जाते हैं। गुप्त काल में कायस्थों का जिक्र पहली बार किसने किया? याज्ञवल्क्य ने, जो लेखा, अकाउंटेंट और ये आय व्यय का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड रखते थे, क्लर्क वगैरह का जो काम देखते थे। बाद में फिर ये कायस्थ एक अलग जाति ही बन गई। तो अलग अलग पेशेवर जो समूह थे, काम करने वाले व्यवसाय थे, वो क्या बन गए इस टाइम पीरियड में? जाति के रूप में पहचाने जाने। क्लियर है? तो ये इस तरह से इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था हमने देखी। क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, बहुत सारी बातें, तो इनको आप याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ जी, हो गया इतना। तो ये हमने देखा। अब हम कुछ और इंपोर्टेंट बातों पे बात कर लेते हैं। गुप्ता टाइम पीरियड में कुछ और इंपोर्टेंट चीजें हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि साहित्य में बहुत ज्यादा मतलब विकास हुआ था लिटरेचर में। ठीक है, और भी कुछ इंपोर्टेंट बातें लिख रहे हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं। अभी हम गुप्ता टाइम पीरियड के समय जो क्या क्या हुआ उन्हीं सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे, गुप्त वंश के जो राजा थे वो कौन थे? हिंदू धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन अन्य धर्मों का भी ये क्या है, बराबर सम्मान करते थे। बड़े उदारवादी लिबरल थे। ठीक है, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग शैव मत को मानते थे, शैव को, और कुछ वैष्णव को मानते थे। ठीक है, वैष्णव। और जो ये राजा थे, गुप्त वंश के राजा, इनकी जो राजकीय मोहर थी वो गरुड़ की छाप वाली थी। इनकी जो राजकीय मोहर थी, जो सील थी इनकी, मोहर या सील, ठीक है, वो गरुड़ की उसकी थी। ठीक है, गरुड़, गरुड़ की छाप वाली थी। और संस्कृत इनकी भाषा थी। संस्कृत, संस्कृत एक राजकीय भाषा थी। तो इस तरह से हिंदू धर्म को ज्यादा मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी ये बराबर सत्कार करते थे, सम्मान करते थे और कट्टरवादी नहीं थे। इनकी जो मोहर या सील, जो सरकारी मोहर सील होती थी, वो गरुड़ की छाप वाली थी। ठीक है, और संस्कृत जिनकी सरकारी भाषा थी। समझ रहे हैं आप सभी? हाँ जी।
और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा होने लगी और अब यहाँ पे जो शक्ति के रूप में देवियों की भी पूजा होने लगी, देवी पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे आते आते गुप्त टाइम पीरियड में आते आते देवताओं के साथ साथ बहुत सारी देवियों की या उनकी शक्ति के रूप में पूजा होने लगी और कुछ देवियां जो है हिंदू धर्म के देवताओं के साथ में जुड़ गई या भगवानों के साथ में जुड़ गई, जैसे कि पार्वती जी को, ठीक है, पार्वती जी को शिव के साथ, ठीक है, और जो लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी जी को इनके साथ विष्णु के साथ दिखाया जाने लगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से यहाँ पर काफी धर्म में भी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है, सुधार होता है और धर्म में भक्ति अवतारवाद, ठीक है, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो भक्ति अवतारवाद, ठीक है, मूर्ति पूजा, तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इन चीजों का जो है विकास हुआ। तो हिंदू धर्म को मेन मानते थे लेकिन अन्य धर्मों का भी क्या सम्मान करते थे। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। भक्ति अवतारवाद बड़े पैमाने पर, यज्ञ हवन बलि वगैरह का फिर से बड़े पैमाने पर क्या है शुरुआत हो गई। देवियों की पूजा होने लगी, अब देवियों को देवताओं के बराबर समझा जाने लगा, जैसे पार्वती जी शिव के साथ, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ। और यहाँ पर जो है त्रिदेव का जो कंसेप्ट है ना हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु शिव महेश, वो त्रिदेव की मूर्ति बना के पूजा होने लगी और इन भगवानों की, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी पार्वती, गंगा जी, यमुना जी, तो इस तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू हुई यहाँ पे। और पहली बार यहाँ पे हमको मंदिर दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मंदिर निर्माण बहुत ज्यादा हुआ और एक फेमस मंदिर है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ठीक है, ये देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी में है ये मंदिर, ठीक है। तो काफी फेमस मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। किनका मंदिर है? विष्णु भगवान का, ठीक है, विष्णु भगवान का। तो इस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए मंदिर बन रहे हैं। मुख्य देवता को मंदिर में बिठाया जाता है और अन्य देवता जो छोटे देवता हैं उनको, उनके साथ मूर्तियां लगाई जाती हैं। और यहाँ पे धर्म में भक्ति अवतारवाद, मूर्ति पूजा, कृष्ण भगवान, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है, इन कार्तिकेय, कृष्ण भगवान, इनकी इस तरह से पूजा जो है शुरू हो गई थी। तो एक तरह से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, सुधार और ये बहुत सारी नई नई चीजें शामिल हो जाती हैं यहाँ पे। मंदिर हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे फेमस मंदिर जो था इस टाइम पीरियड का वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर था ये, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर था ये, विष्णु भगवान का मंदिर था देवगढ़ का मंदिर जो यूपी में पड़ता है, ठीक है, देवगढ़ झांसी यूपी, देवगढ़ झांसी यूपी में। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा होने लगी है, ठीक है। और यहीं पर जो है ना अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है, आधे ईश्वर और आधे वहां पे जो नारी या शक्ति या देवी शक्ति, जैसे कि आधी पार्वती माँ, आधे शिव भगवान की, ऐसे आपने एक कैलेंडर या मूर्ति देखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है शक्ति यानी देवियों की पूजा होने लगी। जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? हो गया इतना? हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, यहाँ पे नोट कर लिया आपने इतना? हाँ जी। तो धर्म में काफी सुधार होता है, खासकर हिंदू धर्म में। और यहाँ पे जैसे कि रामायण महाभारत उनको कंप्लीट किया गया, ठीक है। अगर हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य, लिटरेचर, साहित्य, ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराण है, रामायण है, महाभारत है, महाभारत, इनको जो है कंप्लीट किया गया, इनको पूरा लिखा गया। अब इनको जो है पूरा लिखा गया, कंप्लीट किया गया, ठीक है, साहित्य में। और बहुत सारे विद्वान थे इस टाइम पीरियड में जिन्होंने अपनी बहुत सारी बुकें लिखी, जैसे कालिदास जी, कालिदास जी ने बहुत सारी बुक लिखी। जैसे उनका वर्ल्ड फेमस नाटक था कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, कुमार संभव, मेघदूत,
ठीक है, ऋतुसंहार, मेघदूत, ऋतुसंहार, ठीक है, मेघदूत, ऋतुसंहार, ठीक है, मेघदूत। और इनमें सबसे फेमस नाटक कौन सा था इनका? अभिज्ञान शाकुंतलम, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। और जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, ठीक है, ऋतुसंहार, और ये कुछ इनके जो है फेमस क्या थे, ये कुछ इनकी बुक्स थी। ऐसे ही एक और थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अमरकोश, अमरकोश, ठीक है, अमरकोश। और यहाँ पे एक बहुत बड़े सर्जन थे, एक शल्य चिकित्सक जिनका नाम था सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत थे, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत जो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे एक, ठीक है, शल्य चिकित्सक। धन्वंतरी एक बहुत बड़े वैद्य थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी नवनीतकम, ठीक है, इनकी बुक है नवनीतकम, ठीक है। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, कौन सी लिखी थी? सुश्रुत संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता लिखी थी इन्होंने एक बुक, सुश्रुत संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता एक बुक लिखी थी इन्होंने। बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे ये। धन्वंतरी एक बहुत वैद्य थे, उन्होंने नवनीतकम नाम की बुक लिखी है, ठीक है। कुछ इस टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े सहाय वो थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, नोट कर लो इनको, ठीक है। मिटा दू, हो गया नवनीतकम, धन्वंतरी की बुक है नवनीतकम, ठीक है, धन्वंतरी जो वैद्य थे एक, नवनीतकम, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से बहुत अच्छा अच्छा साहित्य लिखा गया, और भी कुछ नाटक और भी कुछ साहित्य लिखा गया, ठीक है, जैसे कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, ठीक है, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, ठीक है, हो गया। और विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, ठीक है, वात्सायन के द्वारा, ठीक है, वात्सायन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, कामसूत्र, कामसूत्र, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र, ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, और विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा कौन सी पुल की थी? कामसूत्र। तो इस तरह से ये कुछ लेखक राइटर थे जिन्होंने इस तरह से अपना ये साहित्य, अपनी ये बुक्स यानी किताबें लिखी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैं कुछ वैज्ञानिक, जैसे कि यहाँ पे आर्यभट्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट, इन्होंने ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है, और बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये बताया इन्होंने। तो ये बहुत बड़े एक तरह से वैज्ञानिक और वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, ठीक है। पाई की वैल्यू निकाल के बताई इन्होंने 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 यानी
3.144, ठीक है। दशमलव सिस्टम दिया, दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव प्रणाली। और भारत ने ही 0 दिया था इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। भारत ने दुनिया की क्या क्या दी? 0 दी, ठीक है, शून्य दिया, समझ रहे हैं? हाँ जी। और आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी, आर्यभट्टियम, अपने नाम से ही, आर्यभट्टियम, ठीक है। तो ये बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इस तरह इस टाइम पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम हुआ था और बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया था। अर्थव्यवस्था भी शुरुआत के जो राजा थे शक्तिशाली, उनके समय बहुत अच्छी थी, सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। मूर्ति कला, चित्रकला, जैसे अजंता की गुफा में बहुत सारी चित्रकारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चित्रकारी काफी फेमस है अजंता की गुफाओं की चित्रकला, ठीक है। अजंता की गुफाओं में तो इस समय भी कुछ गुफाओं में इस समय बहुत अच्छी चित्रकारी की गई, तो चित्रकला काफी अच्छी थी, ठीक है। मथुरा वगैरह में मूर्ति कला काफी विकसित हुई, मथुरा में, सारनाथ मथुरा, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा काम हुआ था, मंदिर वगैरह हिंदू धर्म के बनने लगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा जो हमारे सामने एग्जाम्पल देखने को मिलता है, आयरन पिलर है, मेहरौली का लोह स्तंभ है, मेहरौली का लोह स्तंभ हमको देखने को मिलता है, मेहरौली का लोह स्तंभ, ठीक है, आयरन पिलर, मेहरौली का लोह स्तंभ, ठीक है। लोह स्तंभ मेहरौली, दिल्ली, कुतुब मीनार वाले एरिया में है ये, ठीक है। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लिटरेचर में, साहित्य में, ठीक है, और चित्रकला, मूर्ति कला में काफी विकास हुआ, ठीक है। और इकोनॉमी भी ठीक ठाक थी इनकी। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा इन्हीं गुप्त वंश के राजाओं ने चलाए थे। तो गुप्त काल को कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन इरा या गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो गुप्त काल को जो कुछ क्षेत्र में, कुछ फील्ड में जो ये काफी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है लिटरेचर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार जो हैं गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टेट वगैरह में और एग्जामों में कि किस वंश को, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन इरा या गोल्डन एज। तो यही था गुप्त काल या गुप्त वंश का जो टाइम। एक और इसमें यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर, वराहमिहिर, ये भी इस समय के एक वैज्ञानिक थे, वराहमिहिर, क्लियर है। तो इस तरह से काफी ज्यादा कुछ फील्ड में डेवलपमेंट होता है गुप्ता टाइम पीरियड में, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इस गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ी है। तो हमने अब गुप्ता वंश को देखा, कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन राजा हुए, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की वो देखा। फिर गुप्ता टाइम पीरियड की सोसाइटी को देखा, इकोनॉमी को देखा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, हमने रिलीजन को देखा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो देखी और कुछ लिटरेचर को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एज, ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, और ये एंशिएंट अब आपका खत्म होने वाला है। एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हर्षवर्धन, जो वर्धन डायनेस्टी से थे, पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी। उसके बाद फिर हम मेडिवल चलेंगे। तो ये टॉपिक आपका गुप्त डायनेस्टी वाला, गुप्त एज कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट इस वेद स्टडी ग्रुप की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं आप लोग, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छा करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।